देखिए, अपनी जो सीरीज चल रही थी उसमें अपन लेकर के आए आज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट मैंने आप सबसे बोला था कि पढ़ के आने हैं, नोट्स भी मैंने आप सबको शेयर किए थे। फंडामेंटल राइट की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं इनको अपन? मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट। सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई क्यों जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है इसकी। उसके बाद देखेंगे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। उसके बाद देखेंगे कि जो सामान्य अधिकार होते हैं, कॉमन राइट, उनसे किस प्रकार ये अलग है। कॉमन राइट, सामान्य अधिकार। देखो, तुम मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट और कॉमन राइट में क्या डिफरेंस है। मूल अधिकार और सामान्य जो अधिकार होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके उल्लंघन पर आप सीधा, मतलब जिनका वायोलेशन होने पर आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जबकि बाकी के जो और राइट होते हैं, कॉमन राइट, उन सभी में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। फिर प्रोसेस चलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट ऐसे अधिकार हैं जिनका वायोलेशन होने पर आप सीधा कहाँ जा सकते हो बच्चों? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पहली बात तो ये। तो अभी आपको समझ में आया कि भाई एक तो सामान्य अधिकार और फंडामेंटल राइट, इन दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा बताया मैंने भी आपको। ठीक है। क्या है? तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3, भाग नंबर 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35 तक आते हैं। ठीक है। इतनी बात याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट, अगर कोई पूछे कि भाई फंडामेंटल राइट क्या है, तो याद रखना है, आपको बोल देना है कि ऐसे अधिकार जिनका वायोलेशन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 32 के द्वारा उन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और फंडामेंटल राइट को वायोलेट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइटों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हाँ, आगे जाकर के हम देखेंगे कि भाई इसमें क्या होता है कि संसद कानून बना करके कुछ जोड़ सकती है, कुछ चीज़ों को कम कर सकती है, लेकिन हमसे कोई फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता है। कोई व्यक्ति अगर उनका वायोलेशन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने के लिए जा सकते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट, अगर बात करें कि भाई क्यों जरूरी है, नीड क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, तो फंडामेंटल राइट क्यों चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल राइट हमको एक क्या बनाते हैं? अवेयर सिटीजन्स बनाते हैं। अवेयर सिटीजन्स मतलब हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता चले, हमारा लाइफ, मतलब हमारा जीवन एक डिग्निटी पूर्ण हो, गरिमा में पूर्ण जीवन हो। ये कौन सुनिश्चित करता है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है, उसी वजह से हमारे जीवन में डिग्निटी है, हमारे जीवन में गरिमा है। हमारे फंडामेंटल राइट है, उसी वजह से हमको ये पता है कि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट के होते हुए हमारा एक्सप्लॉयटेशन या हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये हमको पता रहता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो इस विश्वास से हम इस पूरे समाज में रह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों का अगर वायोलेशन हुआ तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो उस वजह से भाई हमको ये जरूरी है कि ये हमारे जीवन की गरिमा को, हमारी लाइफ की डिग्निटी को बनाए रखते हैं। उस वजह से फंडामेंटल राइट जरूरी है। अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल भी आएगी अभी आगे। आगे देखो, बेनिफिट क्या है, वही समझो मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ की डिग्निटी बनी रहेगी। ठीक है। आपके मतलब आपके जीवन में आपके साथ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। ठीक है। कोई आपका फायदा या आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है उनको उल्लंघन नहीं कर सकता है। और अगर करता हुआ पाया गया तो वो सजा का हकदार है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और सीधा हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 का यूज किया जाता है। मैं बता देता हूँ दोनों फैक्ट, याद रख लेना। जैसे कि देखो बच्चों, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 का यूज़ करना होगा आपको। ठीक है। अगर आपको सीधा हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 का आपको यूज़ करना होगा। इतनी सारी बातें समझ पाए?
तो ये समझ पाए फंडामेंटल राइट और कॉमन राइट में क्या डिफरेंस है। कॉमन राइट मतलब सबको प्राप्त है, सबको, लेकिन फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। समझ पा रहे हो, वह फंडामेंटल राइट। अब एक बार अपन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी देख लेते हैं, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो फंडामेंटल राइट भाग नंबर या पार्ट नंबर 3 में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? पार्ट नंबर 3 में आते हैं। अनुसूचियां संविधान के लागू होने पर 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम पर कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल मैंने आपको अच्छे से लर्न करा रखे हैं, याद करा रखे हैं, आप सभी को याद है मैं भी, ठीक है। आप बताइए शेड्यूल नंबर 11 क्या कहता है? शेड्यूल, शेड्यूल ना कि पार्ट। जो आप बता रही हो वो पार्ट बता रही हो, वो भी आप बता रही हो दूसरा वाला। हाँ, लोकल गवर्नमेंट पंचायतें। शेड्यूल नंबर 11 में क्या आती हैं? पंचायतें। शेड्यूल नंबर 12 में नगर पालिकाएं आती हैं, ठीक है। शेड्यूल नंबर 10 में फंडामेंटल राइट और कॉमन राइट, तो उन दोनों में मेजर डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट वाला है। सुप्रीम कोर्ट वाला भी है, और फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, जबकि कॉमन राइट तो सभी को प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति हो। सपोज दैट कोई फॉरेनर आया तो फॉरेनर को भी कॉमन राइट तो प्राप्त हैं, विदेशी को भी प्राप्त है कॉमन राइट तो, ठीक है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है चाहे नहीं है। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार तो विदेशी लोगों को भी है चाहे वो भारत में आए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है राइट टू वोट उनको भी होगा? नहीं। समझ पा रहे हो? तो वजह से फंडामेंटल राइट हमको प्राप्त है, जबकि कॉमन राइट सबको प्राप्त है, ये डिफरेंस है मैन तो। हाँ, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कॉमन राइट का वॉयलेशन होने पर आप नहीं जा सकते हो सीधा, फिर वो प्रोसेस चलेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर जाकर के कभी सुप्रीम कोर्ट का नंबर आएगा, पर सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाओगे, उससे पहले मामला सॉल्व हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट में छोटा सा भी अगर कोई मिस्टेक करता है तो आप सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसे कैसे? फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ, छोटा मामला कैसे हो सकता है? केस आने में टाइम लग सकता है, आपका नंबर आने में, वो बात एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, केस बहुत सारे पेंडिंग में पड़े होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ऑब्वियसली बात है उतनी ज़्यादा क्राइम, उतनी ज़्यादा केसेज होते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, केस बहुत सारे हैं अपने यहाँ पे, तो वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो नंबर देरी से आता है, वो सारी बातें, ठीक है। चलो, तो शेड्यूल नंबर याद रखना है आपको। शेड्यूल नंबर 10 में क्या आता है? दल बदल से संबंधित कानून आता है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 8 में 22 लैंग्वेज, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, तो याद रखना है। शेड्यूल नंबर 7 में हाँ, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग। शेड्यूल नंबर 6 ATMM, हाँ। शेड्यूल नंबर 5, हाँ, शेड्यूल नंबर 5, हाँ, शेड्यूल और ट्राइब एरिया के लिए विशेष प्रोविजन। शेड्यूल नंबर 4 ठीक है, राज्यसभा की सीट है। और शेड्यूल नंबर 3 शपथ औथ। शेड्यूल नंबर 3 में क्या है? अनुसूची नंबर 3 में शपथ औथ। शेड्यूल नंबर 2 सैलरी, ठीक है, सैलरी आती है, पेंशन आती है, ये सब आते हैं शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 1 मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल या यूनियन और उसके 28 स्टेट्स, ठीक है, वो सारी बात है। तो ये शेड्यूल जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होने चाहिए, और मैंने तुमको बच्चों अच्छे से याद कराए हैं। अपन ने एक टॉपिक अपन ने पूरा एक क्लास में पढ़ा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है। बड़े टॉपिक को तो अपन ने बहुत सारी क्लासों में थोड़ के पढ़ रहे हैं अपन, छोटे टॉपिक को भी अपन ने पूरी क्लास दी है। आपको उस दिन बोला था याद कर लेने हैं, घर जाके कोशिश करो, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बस समझ में आ गई आपके यहाँ तक कि भाई फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 में आते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और आर्टिकल जो है, देखो बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मतलब लागू किया गया था 1950 में, कब लागू किया गया था संविधान? 1950 में संविधान लागू किया गया था, 1950 में। उस टाइम पर जो हमारे पास टोटल आर्टिकल थे वो कितने थे? 395। कितने थे? 395, 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में बात करें तो अभी कितने आर्टिकल हैं? 452, 452। कितने आर्टिकल हैं अभी? 452 अभी आर्टिकल है। हाँ, इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं,
तो ये 452 कहीं कहीं पे आपको इसकी संख्या कुछ और भी मिल सकती है। तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि सर ने गलत बता दिया या क्या हो गया है, आप इसमें क्या अमेंडमेंट होते रहते हैं तो जुड़ते रहते हैं, ठीक है, तो ऐड होते रहते हैं, वो ऐसी बात है। चलो अब देखिए, ये 450 के अंदर तो ए बी सी हमने हाँ वो सारे, ठीक है, ऐड कर दिए। ऐड कर दिए गए हैं वो सब, उसमें उपभाग भी शामिल है। मतलब भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार या पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू 35 कि भाई फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, ठीक है, इतना याद रखना, बता रखा है मैंने। अब देखो बच्चों, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का विचार अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। The idea of including the fundamental right in the Constitution has been taken from the Constitution of America। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया, यूएसए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। आगे देखो, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में ही संवैधानिक स्तर प्रदान किया था। आज वहां पर ही बताया था मैंने आपको कि भाई अमेरिका में ही जो फंडामेंटल राइट हैं उनको क्या किया गया था, उनको ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था सबसे पहले। तो याद रखना है, सबसे पहले फंडामेंटल राइटों को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। हमने फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा, समझ पा रहे हो। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सबसे पहले किस कंट्री ने दिया, तो किसने दिया, अमेरिका। हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, अमेरिका से, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। चलो, तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देखा है बच्चों, आज शायद इस मार्कर का मूड कम है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि हमने फंडामेंटल राइट देखे, पार्ट नंबर 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 टू 35 तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, तो हमने हमारे फंडामेंटल राइटों को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा है, मतलब हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस करके, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि पहली एक ऐसी कंट्री है सबसे पहले जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइटों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, वो कौन सी कंट्री है, अमेरिका, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखो, देखो पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो भाग नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में क्या आते हैं बच्चों, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का जो पार्ट है या फंडामेंटल राइटों का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये क्या है, देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, सुनना ध्यान से। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, कुल मिलाकर के एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखे हुए हैं, राइट्स, जिसमें अधिकारों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, अधिकारों के बारे में बात की गई है। जैसे कि देखो बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक डॉक्यूमेंट है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ बुक, इट इज अ डॉक्यूमेंट बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट है। उसी प्रकार जो मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, अपन बोल सकते हैं मैग्ना कार्टा, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। आगे सुनना, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। तो देखो बच्चों आगे, which was issued by King John of England in 1215 AD under the pressure of federal laws। कुल मिलाकर के देखो, अगर अपन बात करें कि सबसे पहले फंडामेंट, मतलब सबसे पहले राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में किसने बात की थी, तो याद रख लेना है, किंग जॉन है, 1215 ईस्वी में, 1215 एडी में इसने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट में अधिकारों के बारे में बात की गई थी, सिटीजन्स के राइट के बारे में बात की गई थी, ठीक है। नाम याद रखना है, किंग जॉन नाम है इनका, कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के थे, और एडी याद रखना है 1215 ईस्वी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट में सिटीजन्स के राइट के बारे में बात की गई थी, अधिकारों के बारे में बात की गई थी, जिसे क्या कहा गया, वहां का मैग्ना कार्टा बोला। और देखो वहां का मैग्ना कार्टा, क्योंकि वहां के अधिकारों की बात उनके डॉक्यूमेंट में की गई, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट के पार्ट नंबर 3 में अधिकारों की बात की जा रही है। तो जिस पार्ट में अधिकारों की बात की जाएगी उसी को तो हम मैग्ना कार्टा कहेंगे। तो उस वजह से पार्ट नंबर 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा नाम देते
हैं। आगे देखो, यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में सिटीजन्स के राइट के बारे में लिखा, नागरिकों के अधिकारों के बारे में लिखा। तो देखो बच्चों, इधर एक बार देख लेते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट रिटन लेटर रिलेटेड टू द राइट टू सिटीजन्स, कि भाई ये पहला लेटर था जो नागरिकों के अधिकारों, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात करता है, जो कि किंग जॉन ने लिखा था 1215 में, जो कि ब्रिटेन के थे। इतना याद रखना है। तो आप ऐसा करते हो, सर्वप्रथम अगर नहीं भी लिखना चाहते तो उसको कट कर सकते हो, बस आप इतना याद रखना 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को शामिल कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। देखो इधर संवैधानिक दर्जे की बात आएगी तो अमेरिका ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1789 AD फ्रांस प्रोवाइडेड प्लेस टू फंडामेंटल राइट अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। ये सारी बातें आपने भी पढ़ी होंगी जब आपने बुक पढ़ी होगी तो। ठीक है, कोई बुक पढ़ता है या नहीं पढ़ता है आजकल? जो बुक लेकर के आए हो आप इतनी महंगी महंगी, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो? पढ़ी थी आपने पढ़ो इसको फटाफट, मतलब पढ़ा करो इसको। हाँ देखो, संविधान के भाग नंबर 3 की न्यायोचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त से अधिक मौलिकता प्रदान करता है। मतलब कह सकते हैं द जस्टिसेबल नेचर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट मोर ओरिजिनल। बोला गया है देखो कि पार्ट नंबर 3 में आते क्या है, फंडामेंटल राइट पूरे में। ठीक है, और इन फंडामेंटल राइटों के वायलेशन होने पर आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट जा सकते हो आप। तो अपन बोल सकते हैं कि पार्ट नंबर 3 का प्रोटेक्टर कौन है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो भाई पार्ट नंबर 3 का प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको क्या बनाता है? ज्यादा जस्टिबल बनाता है, या अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा ओरिजिनलिटी के बारे में इसकी बताता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका प्रोटेक्टर है। अपने को पता है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्लूड है तो ज्यादा क्या वास्तविकता दिखती है, ज्यादा ओरिजिनलिटी दिखती है। तो पार्ट नंबर 3 का प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, एक बात कह सकते हो आप। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 3 का क्या है? प्रोटेक्टर है। और ये प्रोटेक्टर होने के कारण पार्ट नंबर 3 अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, काफी ओरिजिनलिटी दिखाता है, प्लस पावर भी है उसमें, ऐसा कह सकते हैं। कंप्लीट है वाला पॉइंट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बच्चों, वरना आगे चले। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे देखो, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है व स्थगत नागरिक का निर्माण कर सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। एक बार इधर देखो इंग्लिश में, द फंडामेंटल राइट्स अलर्ट द इंडिविजुअल्स अबाउट द हार्श रूल्स ऑफ द स्टेट। कुल मिलाकर के देखो, फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ हैं? स्टेट के खिलाफ हैं। खिलाफ का मतलब क्या है? खिलाफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल विरोध कर रहा है। खिलाफ का मतलब है कि स्टेट मतलब सरकार से आपको बचाते हैं फंडामेंटल राइट। सरकार का कोई ऑफिसर है जिसने आपके किसी एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उस सरकारी अधिकारी को आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने के जुर्म में सजा देगा। तो सरकार से आपकी सुरक्षा करी कि नहीं करी फंडामेंटल राइटों ने? तो भाई फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स को बचाने का काम करता है, स्टेट से, सरकार से, गवर्नमेंट से, राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग एम्पावर्ड सिटीजन्स। और इसके साथ साथ में फंडामेंटल राइट क्या करता है? एम्पावर्ड सिटीजन्स बनाने में हेल्प करता है। एम्पावर्ड सिटीजन्स मतलब सशक्त नागरिक। सशक्त नागरिक मतलब अवेयर पर्सन। अवेयर पर्सन समझ पा रहे हो कि अपने अधिकार उसको पता हो, अगर कुछ वायलेशन होता है उसके राइट्स का तो बात कर सके, बोल सके, ऐसे सिटीजन्स की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, सो इसलिए दैट दे कैन रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट है वो गवर्नमेंट की जो ऑपोजिटिव पॉलिसीज हैं, दमनकारी नीतियां, उनके खिलाफ में विरोध दर्ज कराता है। और दमनकारी नीतियां कौन सी होती हैं बच्चों? जैसे कि मान के चलो, दमनकारी नीतियों में अपन ले सकते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बना देना जिसकी वजह से सिटीजन्स को काफी प्रॉब्लम, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। तो इन सब पॉलिसीज के खिलाफ में क्या है? फंडामेंटल राइट है। जैसे कि देखो, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और अगर उससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो फिर क्या होती है? हड़ताल, रैलियां, वो सारी बातें होती हैं, प्रोटेस्ट। समझ पा रहे हो?
तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। किससे रक्षा करते हैं? हमारी गवर्नमेंट की जो अपन ऑपरेसिव पॉलिसीज होती हैं, दमनकारी नीतियां होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करने का काम करती हैं हमारे। और इनका प्रोटेक्टर कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। कौन है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बोल सकते हो। कंप्लीट है यहाँ तक? देख लो, कोई डाउट हो तो। अपन ने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया बच्चों। एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। देखो पहले इनको यहाँ से पढ़ के देखो, कोई डाउट आता है पूछो जल्दी से, तो टाइम नहीं लगाना है। ये सारा पढ़ लेना एक बार, कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ लेना जो भी है। अब देखिए आगे, फंडामेंटल राइटों की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइटों के। देखिए बच्चों, फीचर्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट आर जस्टिबल, कि भाई फंडामेंटल राइट न्यायोचित हैं। जस्टिबल मतलब इनके वायलेशन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये होता है जस्टिबल। हाँ, जस्टिस मिलेगा, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनके विरोध में कोई पॉलिसी आई, या अपन कह सकते हैं कि अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उस वजह से अपन कह सकते हैं कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब फंडामेंटल राइट आर जस्टिबल। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे देखना, in case of violation of these rights one can go the go to court। तो बोल सकते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। और मैंने आपको बता रखा है बच्चों की अगर आपको कोर्ट जाना है तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो किस आर्टिकल का यूज करोगे? 32। और अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो किसका यूज करोगे? 226। ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, ठीक है। आगे देखिए, मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है। मैंने आपको बता रखा है फंडामेंटल राइट आर गारंटेड द प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, एंड तो बोल रखा है कि फंडामेंटल राइट आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। भाई जो फंडामेंटल राइट है उनकी गारंटी प्लस उनको प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट आर द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट, कि अगर स्टेट ने कोई प्रोसेसिव पॉलिसीज मतलब कोई दमनकारी नीतियां लागू की, स्टेट ने मतलब सरकार ने कोई दमनकारी नीतियां या दमनकारी पॉलिसीज लेकर के आई, तो फिर फंडामेंटल राइट है जो कि स्टेट से हमारी सुरक्षा करेंगे। मतलब मान के चलो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है जो हमारे लिए सही नहीं है, या उस पॉलिसी की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट को खतरा हो रहा है, तो फिर हमारी सुरक्षा करने का काम कौन करेगा? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है? तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार असीमित नहीं है। कुल मिलाकर के जो फंडामेंटल राइट है वो क्या नहीं है बच्चों? अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। राज्य द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि देखो इधर फंडामेंटल राइट आर नॉट अनलिमिटेड, कि फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, ठीक है। दीज कैन बी लिमिटेड बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई इन पर क्या लगाया जा सकते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त कारण के द्वारा इन पर रोक लगाई जा सकती है, कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फंडामेंटल राइट पर। जैसे कि देखो बच्चों, आपको है राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, ठीक है, प्रेजेंट करने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे, इसका मतलब ये नहीं आप किसी को भी गाली दोगे मार्केट में जाकर के, मुझे तो बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी बोलूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हर फंडामेंटल राइट पर कुछ ना कुछ क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट हैं जिन पर एक भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो कौन से हैं जब मैं आएगा टॉपिक आगे आएगा तो बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है। तो याद रखना है कि फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, इन पर भी राज्य के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा अपन कह सकते हैं क्या लगाई गई हैं? या संविधान के द्वारा क्या लगाई गई हैं? सीमाएं लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ठीक है, रोक लगाई गई है थोड़ी बहुत। चलो, तो स्टेट के द्वारा इन पर क्या लगाई गई है बच्चों? रोक लगाई गई है। आगे देखिए, यह अधिकार स्थायी नहीं है, मतलब ये परमानेंट भी नहीं है फंडामेंटल राइट, ठीक है। अर्थात संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति से इन्हें घटा बढ़ा सकती है। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइटों को कहीं जोड़ा जा सकता है, कहीं घटाया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और ये काम कौन करती है? पार्लियामेंट, संसद। किस आर्टिकल के तहत करेगी? 368। तो याद रखना है, अमेंडमेंट, संशोधन
किस आर्टिकल में आता है? फंडामेंटल राइटों में जो अमेंडमेंट करना होगा सब पार्लियामेंट के द्वारा, वो 360 एक्ट के द्वारा करती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक डाउट है, जैसे मान लीजिए कोई पार्लियामेंट में कोई भी सरकार कोई भी बिल पास करके किसी फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट पलट सकता है? हाँ, पलट सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर आया था एक बार, एक केस में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अपन जब केस बनन केस पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो कोई भी गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती कॉन्स्टिट्यूशन की। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आज तक क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हर एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, आप इनको बदल नहीं सकते हो। और अगर कोई गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रोविजन लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता है? मना कर सकता है। उनको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, मतलब कह सकते हैं उनको हटा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो वो सारी बातें तो हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी, जो कि किस आर्टिकल में आती है बच्चों? 352 में आती है, ठीक है? इमरजेंसी 3 प्रकार की पढ़ा रखी है मैंने आपको, अभी टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है, बस बता रखा है कि 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360, 352, 356 और 360, ठीक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर समस्त फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं, मतलब हटाए जा सकते हैं। देख लो, ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड, कि सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है? सस्पेंड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो बोला गया बच्चों कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, मतलब आर्टिकल जब 352 लागू हो रहा हो उस टाइम पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल राइटों को सस्पेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 में क्या आता है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, डिग्निटी लाइफ की बात करता है, ठीक है? और 20 में क्या आता है बच्चों? जो प्रिजन्स होते हैं, मतलब जो कैदी होते हैं, उनके अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 20। जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि जेल के कैदी अपने लिए ही अपनी सजा को माफ कराने के लिए अपील भिजवाते हैं, सुना होगा ना आपने, ठीक है? फिर 26 जनवरी को फिर क्या होता है? कुछ की सजा माफ कर दी जाती है, कुछ की सजा माफ नहीं की जाती है। हाँ, सजा माफ करने के रीजंस देखे जाते हैं, किसका व्यवहार कैसा रहा जेल में, किसने मतलब काम अच्छे से किया, उसके साथ साथ किसी ने लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह सब कुछ नहीं किया है, उस टाइप से। ऐसा नहीं है तुम दंगे वगैरह लड़ाई झगड़े कर रहे हो, जेल में मारपीट कर रहे हो, उसके बाद तुम चाहते हो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वो बात है। नेक्स्ट, तो याद रखना है जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो सारे आर्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सकता है, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे देखो, जो फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू द पीपल अगेंस्ट द स्टेट, ये बात मैंने पहले ही बताई है कि भाई फंडामेंटल राइट किसके लिए उपलब्ध होते हैं? हमारे लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। किसके अगेंस्ट में होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है? सरकार की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज होती हैं, दमनकारी नीतियां होती हैं, और दमनकारी ऑपरेसिव पॉलिसीज क्या हैं? ऐसी नीतियां जो हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दें, या ऐसी पॉलिसीज जो हमारे राइट्स को अपोज करें, उनको दबाएं, उन्हीं को बोलते हैं ऑपरेसिव पॉलिसीज, ठीक है? मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल एक आदमी भी सरकार के खिलाफ, हाँ, केस जा सकता है, बिल्कुल आप भी जा सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है बच्चों जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिविजुअली आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो भी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कंप्लीट है? सरकार के खिलाफ। चलिए, अब आते हैं बच्चों फंडामेंटल राइट के टाइप। अब क्या आते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के प्रकार। आज ही आपको पूरे मौलिक अधिकार जितने भी हैं, देखो बच्चों पहले जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे, प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। 7 में ना मतलब एक फंडामेंटल राइट था बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में आता था। किस में आता था बच्चों? आर्टिकल 31 में आता था। इसको हटा दिया गया है। इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं, कैसे हटाया, ठीक है? कौन सा केस हुआ था, कि सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? इसको हटा दिया गया है, और इसको हटा करके आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में इसको डाल दिया। कहाँ डाल दिया? आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में इसको डाल दिया गया है। उस वजह से पहले
हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है राइट हाँ, है, लेकिन ये अब फंडामेंटल राइट नहीं। पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है। अब क्या है ये, इसमें डालने से ये हुआ जैसे कि जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था तो कोई भी सरकार हो वो हमारी प्रॉपर्टी को किसी भी काम के लिए बिना हमारी परमिशन के यूज नहीं कर सकती। जैसे कि आज जब हाईवे बनते हैं और अगर आपकी जमीन हाईवे के बीच में है तो सरकार उस पर हाईवे बना देगी, आपको मुआवजा दे देगी अभी, ठीक है। बट अगर पहले ऐसा था जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, अगर हमने मना कर दी तो कर दी, उसके बाद तुम घुमाओ चाहे कुछ करो, हमारी जमीन को हाथ मत लगाओ। ये है राइट टू प्रॉपर्टी। आज केवल अपना उद्देश्य फंडामेंटल राइट और उनके आर्टिकल्स को याद करना है, उस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। चलो देखो, तो सबसे पहला जो हमारा तो याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6। पहले कितने थे, 7। कौन सा था वो बता दिया मैंने। चलो, तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है बच्चों हमारा, वो है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। किसका अधिकार बच्चों, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 to 18 है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। मतलब जो समानता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आते हैं। कंप्लीट है। उसका सेकंड नंबर का है बच्चों हमारा राइट टू फ्रीडम। कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं, 22 तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का है बच्चों हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं, 2 ही आर्टिकल आते हैं केवल, ठीक है। फोर्थ नंबर का है हमारा कौन सा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अपन बोल सकते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है बच्चों हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। कंप्लीट है। अगला है बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। और आप ये नहीं कहोगे कि सर 31 कहाँ गया, मैंने आपको बता रखा है कि 31 को एक्सेप्ट कर, मतलब 31 को हटा दिया है। इसमें जो आता था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कहाँ डाल दिया, 300 क्लॉज में, मतलब 31 में जो प्रोविजन आता था उस प्रोविजन को हटा दिया गया है। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। और कोई पूछे कि आर्टिकल 31 में क्या आता था, तो आप बोलोगे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने फंडामेंटल राइट थे बच्चों, 7 फंडामेंटल राइट थे। तो जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन था, रियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 31, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आता था, उसको हटा दिया गया है। और इसको अभी पार्ट नंबर 12 भाग नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300 के क्लॉज 1 के तहत एक विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। मतलब कि अपन ऐसे कह सकते हैं, इधर देख लो ध्यान से अगर नहीं आ रहा हो तो, जो अपना आर्टिकल था बच्चों 31, इस आर्टिकल 31 में क्या आता था, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। और राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो क्योंकि आर्टिकल 31 में आता था तो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, ठीक है। अब हुआ क्या बाद में, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में। जैसे ही 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसको कहाँ डाल दिया गया, संविधान के आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया। यहाँ पे एक लीगल राइट है, मतलब विधिक अधिकार है। ये क्या है, एक विधिक अधिकार, लीगल राइट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, लीगल राइट। ये पूरी प्रोसेस है, कंप्लीट है यहाँ तक। तो आर्टिकल 31 में ये सारी चीज़ें थी। आगे देखो, अब देखना ध्यान से, तो याद रखना है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। और इसको पार्ट नंबर 12, मतलब जो अपना भाग है, टोटल भाग कितने हैं बच्चों, 22, ठीक है।
उपभाग या सब पार्ट को मिलाएंगे 25 पे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 12 में आर्टिकल 300 के क्लोज ए में इसको डाल दिया गया है, वहां पे क्या है, एक विधिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट है। आगे देखो, इंग्लिश में भी नाम लिख दिए हैं मैंने, इंग्लिश में नाम मैंने बता भी दिए थे आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। आपका तो दोबारा बोलूँ, ठीक है, इसको पढ़ देता हूँ। By the 44 Constitution Amendment 1978, the fundamental right to property of Article 31 has been removed, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। Now और प्रेजेंट टाइम में it has been made a general legal right, क्या बना दिया है बच्चों, इसको लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि अंडर आर्टिकल 300 का क्लॉज 1 पार्ट 12, क्योंकि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 300 के क्लॉज 1 में आता है, और 300 क्लॉज 1 किस पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 12 में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, राइट टू प्रॉपर्टी पहले 1978 से पहले किस पार्ट का हिस्सा था, पार्ट 3। वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी किस पार्ट का हिस्सा है, पार्ट 12, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइटों से संबंधित सारी बेसिक नॉलेज तो कंप्लीट हो चुकी है। फंडामेंटल राइट मैंने आपको 6 पूरे याद करा दिए। फंडामेंटल राइट के क्या बेनिफिट हैं, क्यों जरूरी हैं, इनके प्रोटेक्टर का काम कौन करता है, किस किस को प्राप्त है, किसके अगेंस्ट में प्राप्त है, वो सब कुछ बता दिया है। तो आपका सारा बेसिक तो मैंने आज कंप्लीट करा दिया फंडामेंटल राइट का। कल से हम एडवांस की तरफ चलेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12, क्योंकि हमने देखा है बच्चों कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक आते हैं, 35 तक। तो हम हर एक आर्टिकल को फुल डिटेल के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो आज की क्लास में फंडामेंटल राइट के प्रकार, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, किस पार्ट में आते हैं, कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है, किसके अगेंस्ट में है, किसको प्राप्त होते हैं, सब कुछ अपन ने जान लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12, क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। आप सब बच्चे बुक पढ़ के ही आएंगे, ओके। यूट्यूब वाले साथियों को कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई है तो आप बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। अगले धन्यवाद।